Hello everyone, once again myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous class of BSc Part 3rd Botany Paper 3rd Biotechnology. In previous class we have discussed about cell theory and totipotency and pluripotency. Today in continuation of that class, today we are going to discuss about biotechnology, general introduction, definition and history. यानी कि हम अब जैव प्रौद्योगिकी का जो मेन हमारा पेपर है उसकी हम कुछ परिभाषा और जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा, और सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री यानी उसके इतिहास, किसने क्या डिस्कवर किया, इसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन की क्लास हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द है, जैव प्रौद्योगिकी शब्द की सबसे पहले जो यूज़ किया था वो कार्ल इरेकी ने किया था 1919 में, 1919 में कार्ल इरेकी ने ये नाम शब्द दिया था। बायोटेक्नोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है बच्चों, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान जिसे आप कहते हैं वो, और प्रौद्योगिकी, इन दोनों को मिला करके जो नया शब्द बनकर हमारे सामने आया वो आया जैव प्रौद्योगिकी। अब यूरोपीय फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक संस्था का नाम है बच्चों, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी को समझाने के लिए जो डेफिनेशन दी है वो कहती है कि सूक्ष्म जीवों और संवर्धित उत्तक कोशिकाओं व उनके अंगों के क्षमताओं के प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान व अभियांत्रिकी के जो समाकलित उपयोग होता है उसे हम जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कल्चर में हमें टिश्यू कल्चर कुछ सेल्स मिलती हैं, वो उनके ऑर्गेनिज्म, उनकी जो हमारे पास में पोटेंसी होती है, उनके अंदर जो क्षमता पाई जाती है, उसका हम जब हम टेक्नोलॉजिकली उपयोग करते हैं, प्रौद्योगिकी के रूप में जब हम उसका उपयोग करते हैं, करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैव रसायन यानी कि जो बायोकेमिकल होते हैं वो, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, और अभियांत्रिकी यानी कि टेक्नोलॉजी को जब हम सारी चीज़ों को एक साथ मिला करके इनका उपयोग करते हैं तो जो टर्म हमारे सामने आती है उसे हम जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब जैव प्रौद्योगिकी में बेसिकली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पादप उत्तक संवर्धन। मतलब बेसिकली जो पादप जैव प्रौद्योगिकी है वो पादप उत्तक संवर्धन ही है, यानी कि टिश्यू कल्चर ही है। प्लांट टिश्यू कल्चर को ही हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें तो पहले हम सबसे पहले ये कह सकते हैं बच्चों कि हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर कहीं आता है, हम एंशियंट टाइम से अगर देखें तो, कि जैव प्रौद्योगिकी विधि का बहुत पुराने टाइम से प्रयोग होता है। सबसे पहले जो किण्वन की क्रिया है वो सबसे पुरानी जैव प्रौद्योगिकी विधि है, यानी कि जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे पास में एग्जाम्पल है सबसे पुरानी विधि का, सबसे पुराना मेथड है बायोटेक्नोलॉजी का। अब किण्वन के मतलब उत्पाद कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे जो होते हैं वो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एल्कोहलिक पेय जो होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, कार्बोनिक एसिड, एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविक जो टीके हम लगाते हैं वो, स्टेरॉइड्स आदि, ये सारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो किण्वन के उत्पाद होते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अलग अलग टाइम में अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का इनिशिएशन हुआ था। सबसे पहले अगर हम याद करें तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1677 में बच्चों, सबसे पहले यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाटर ड्रॉप में, जो रेन वाटर ड्रॉप होती है उसमें सबसे पहले बैक्टीरिया को देखने वाले ह्यूमन बीइंग थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद में लुई पास्चर ने 1822 से 1895 तक अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने, यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन दिया था, और माइक्रोबियल फर्मेंटेशन यानी कि सूक्ष्म जीव किण्वन की अभिक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होती है, उनको समझाने का काम जो था, प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन एंड माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस थी वो लुई पास्चर ने समझाई थी। उसके बाद एडवर्ड बुचनर जो थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ईस्ट एक्सट्रैक्ट को यूज में लेते हुए, वो ईस्ट एक्सट्रैक्ट का मतलब सिर्फ उसका एक पार्ट जो हम बाहर निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करने की जो क्रिया होती है, उससे उन्होंने क्या किया था, ईस्ट का सिर्फ एक्सट्रैक्ट काप में लिया। उस ईस्ट एक्सट्रैक्ट में कोई भी लिविंग सेल्स नहीं थी, यानी कि ईस्ट की कोई भी जीवित कोशिका उसमें प्रेजेंट नहीं थी,
लेकिन फिर भी बुचनर ने उससे एल्कोहल फॉर्मेशन करके बताया कि ये जो प्रोसेस होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग के द्वारा कंप्लीट होती है। उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए, ना कि कोई भी लिविंग सेल्स। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए थे। उन्होंने, आपको सबको पता है कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी 1929 में। वो भी एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का ही एग्जाम्पल है। ये एक एंटीबायोटिक थी जिसको खोजा गया था, और जैव तकनीकी क्षेत्र में उसके बाद से लेकर कंटिन्यूसली 1973 और टिल नाउ अभी तक भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नई नई खोजें चलती जा रही हैं। अब प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में हम, क्योंकि हमारा पूरा पेपर ही प्लांट टिश्यू कल्चर ही है बच्चों, तो हमारा जो मेन एम्फेसिस रहेगा वो आगे की क्लासेस में पादप उत्तक संवर्धन और बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट टिश्यू कल्चर ही रहेगा। तो सबसे पहले पूर्ण शक्तता की अवधारणा, यानी कि टोटिपोटेंसी की जो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी है, इससे पहले की क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि व्हाट इज टोटिपोटेंसी, क्या होती है। प्लूरिपोटेंसी के बारे में भी हम इससे पहले की क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो पूर्ण शक्तता की अवधारणा हमने बताई दी है कि 1902 में हैबरलैंड ने को उत्तक संवर्धन का जनक माना जाता है, यानी कि टिश्यू कल्चर जो प्रोसेस है उसके जो जनक हैं वो हैबरलैंड को माना जाता है। उसके बाद में हैनिंग ने 1904 में क्रूसीफर्स के जो एम्ब्रियो होते हैं उनके भ्रूणों के संवर्धन माध्यम का कर परिपक्व भ्रूण प्राप्त किए थे। यानी सबसे क्रूसीफेरी फैमिली जो थी उनमें एम्ब्रियो का उन्होंने क्या किया था, संवर्धन माध्यम के द्वारा एक कंप्लीट जो होता है परिपक्व एम्ब्रियो प्राप्त किया था। उसके बाद कॉटन रॉबिन्स ने 1922 में क्या किया था, पादप की जो जड़ का शीर्ष होता है, यानी कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम की जब बात हम करते हैं तो रूट का जो मेन एपिकल पोर्शन होता है उसका उन्होंने सबसे पहले संवर्धन किया था। स्नो ने IA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड वृद्धि हार्मोन कैम्बियम की सक्रियता के लिए आवश्यक होता है, यह खोज स्नो ने की थी 1935 में। रॉबिन्स एंड बॉटले ने 1937 से 39 तक एक्सपेरिमेंट किए और विटामिन B1 व B6 को मूल वृद्धि कारक माना, यानी कि विटामिन B1 और B6 का रूट की जो वृद्धि होती है उस पर क्या इफेक्ट होता है, इसकी डिस्कवरी रॉबिन्स एंड बॉटले ने की थी। स्कूक इन 1944 एंड स्नो इन 1955 इन्होंने एडेनिन सार कोशिका विभाजन व कलिका निर्माण को प्रेरित करता है। इन्होंने बताया कि एडेनिन जो होता है, आपको पता ही है कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सारे जो होते हैं क्षार होते हैं। तो एडेनिन में से जो 4 आपके पास क्षार पाए जाते हैं, 5 प्रकार के होते हैं बेसिकली, लेकिन हम कॉमन 4 की जब बात करते हैं तो जो एडेनिन होता है जो एक बेस होता है स्ट्रक्चर में, जेनेटिक जब आप कोडिंग करते हैं तो जेनेटिक जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो क्षार पाए जाते हैं DNA और RNA में, उसमें से एडेनिन एक क्षार है। यह जो क्षार होता है वो सेल डिवीजन और बर्ड फॉर्मेशन को प्रेरित करता है। यह सबसे पहले स्कू ने डिस्कवर किया था, और स्कूक और उसके साथियों ने ही 1955 में ही उत्तक संवर्धन प्रक्रिया में काइनेटिन के महत्व को भी बताया था। यानी कि काइनेटिन का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उत्तक संवर्धन में, काइनेटिन के इफेक्ट को स्कूक और उसके साथियों ने बताया था। स्टीवर्ट व साथियों ने 1952 से 55 तक अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि गाजर व आलू के उत्तकों के सफलतम संवर्धन के लिए नारियल का तरल भ्रूणपोष अति उपयोगी होता है। यानी कि नारियल का जो लिक्विड वाटर होता है, जो एंडोस्पर्म होता है बच्चों, जो आप नारियल पानी पीते हैं उसका वो जो पानी जो होता है वो नारियल का भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म होता है। तो नारियल का ये जो एंडोस्पर्म होता है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है उत्तक संवर्धन में, एक अच्छा संवर्धन मीडियम प्रोवाइड करता है। ये मतलब ये एक माध्यम की तरह कार्य करता है। यह खोज जो है स्टीवर्ट व साथियों ने की थी। मॉरेल ने 1950 में सबसे पहले यह बताया कि सर्वप्रथम एक बीजपत्रियों के उत्तक संवर्धन में सफलता, यानी कि मॉरेल ने सबसे पहले मोनोकॉट्स में टिश्यू कल्चर टेक्निक को डिस्कवर किया था। सबसे पहले मोनोकॉट्स का टिश्यू कल्चर जो मॉरेल ने किया था। उनके बाद में म्यूयर ने 1953 में गेंदे व तंबाकू की पृथक एकल कोशिका से उत्तक संवर्धन द्वारा एकल पादप, यानी कि गेंदा जो फूल आपको होता है, गेंदे का फूल, वो और टैबेको के जो सिंगल सेल्स थी उनसे कंप्लीट उन्होंने एक नए पादप का निर्माण करना प्राप्त किया था। नया पादप दोनों का ही म्यूइचर ने। माहेश्वरी व रंगास्वामी ने 1955 में सिट्रस अंडक
के न्यूसिलस से प्राप्त कायिक भ्रूणों का पात्रे पुनर्जनन करवाया था। यानी सिट्रस का जो ओव्यूल होता है, उसका जो न्यूसिलस पोर्शन होता है, माइक्रोपाइलर के बाद का जो आपको पता है न्यूसिलर रीजन, उससे उन्होंने कायिक भ्रूणों को पुनर्जनन करवाया था। रेनल्ड एंड स्टीवर्ट ने गाजर के उत्तक संवर्धन के तहत कायिक भ्रूणोद्भव की खोज की थी। जॉन्स व साथियों ने सूक्ष्म संवर्धन के अंतर्गत हैंगिंग ड्रॉप मेथड द्वारा एकल कोशिका संवर्धन यानी कि सिंगल सेल कल्चर को जो प्राप्त किया था वो जॉन्स व उनके साथियों ने किया था। कॉकिंग ने 1960 में एंजाइम अवकर्षण विधि द्वारा जीव द्रव्य प्राप्त किया था, प्रोटोप्लाज्म आइसोलेट किया था कॉकिंग ने। उसके बाद गुहा एवं माहेश्वरी ने 1964 में धतूरे के परागकणों से अगुणित पादपों को यानी कि सबसे पहले हैप्लॉइड प्लांट्स को प्राप्त किया गया था धतूरे के परागकणों से। और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी और सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो डिस्कवरी हुई गुहा एवं माहेश्वरी ने की थी हैप्लॉइड प्लांट्स को प्राप्त करने की। और हैप्लॉइड प्लांट्स का हमें पता है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है प्लांट टिश्यू कल्चर में। बेसिकली जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो हैप्लॉइड्स की बेसिस पे ही, यह आधार है। अगुणित पादप जो होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का आधार होती है और उनकी सबसे पहले जो खोज की थी वो गुहा एवं माहेश्वरी ने की थी। पॉवर व उनके साथियों ने जीव द्रव्यों के संलयन से सफलता हासिल की थी। यानी कि जीव द्रव्य ने प्रोटोप्लाज्म का जो संलयन की प्रक्रिया है वो पॉवर व साथियों ने 1970 में डिस्कवर की थी। कैली व स्मिथ ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हिंट सेकंड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है बच्चों जो काम में आता है बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए की कटिंग और उनको जोड़ने की जो प्रोसेस होती है उस टाइम में काम में आने वाला एक एंजाइम है जिसकी खोज कैली व स्मिथ ने की थी। कॉल्सन व साथियों ने जीवद्रव्य संलयन द्वारा तंबाकू की दो भिन्न जातियों में अंतर जातीय संकरण को संपन्न कर दिया यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करवाई थी। दो भिन्न भिन्न जातियों में संकरण करवाया था इन्होंने। जीव द्रव्य संलयन की यानी प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन की प्रोसेस को इन्होंने यूटिलाइज किया था। जैक्सन व साथियों ने 1972 में प्रथम पुनर्योजन डीएनए अणु प्राप्त किया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त किया गया था वो प्राप्त किया था जैक्सन व साथियों ने। जीनन लॉरेबैक व साथियों ने एग्रोबैक्टीरियम में टीआई प्लाज्मिड की खोज की थी। यह एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरेंस जो है बैक्टीरिया है उसमें टीआई प्लाज्मिड की खोज थी, वो जीनन व लॉरेबैक ने और उनके साथियों ने की थी। हिल्टन व उनके साथियों ने 1977 में टीआई प्लाज्मिड बताया कि टीआई प्लाज्मिड को साथ में डीएनए को पादप डीएनए से जोड़ने में सफल था। यानी कि ये जो टीआई प्लाज्मिड था उनका जो डीएनए था उसको पादप के डीएनए से जोड़ने की जो कार्य किया था वो किल्टन व उनके साथियों ने किया था। यानी बैक्टीरिया के डीएनए को प्लांट के डीएनए से कंबाइन करने का कार्य किया था। कैरी मुलिस ने पीसीआर की खोज की थी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है बच्चों। और आज के टाइम में अगर हम बात करें कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए कोविड की जो टेस्टिंग प्रोसेस हो रही है वो आप रोज़ पढ़ते हैं कि आरटी-पीसीआर और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर जो होता है, तो सबसे पहला जो पीसीआर था वो कैरी मुलिस ने डिस्कवर किया था। 1993 में उन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था पीसीआर की डिस्कवरी के लिए। एलेक्स जेफरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के प्रोसेस को यूटिलाइज उन्होंने खोज की थी। 1984 में इन्हें भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज के लिए, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का बेसिस बनाती है। डी ब्लॉक हॉर्स व साथियों ने एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से तंबाकू के ट्रांसजेनिक प्लांट को प्राप्त किया था। और सन 1987 में बॉर्टन व उनके साथियों द्वारा बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस जीवाणु से बीटी जीन यानी बीटी जीन वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। आपको बीटी कॉटन अगर याद हो तो, और अभी बीटी ब्रिंजल भी इसके बाद में, बीटी टमाटो, बहुत सारी आगे हुई थी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी बीटी कॉटन, उसके लिए जो बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस से जीवाणु से जो जीन प्राप्त किया गया था वो बॉर्टन व उनके साथियों के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी की यानी जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त किया गया था। दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।